हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री, जो आपका एग्जाम कल होने वाला है। तो 2026 में जेक बोर्ड के द्वारा जो पूछा गया सवाल था मॉडल पेपर में, वो हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। आपको ही पता है मॉडल पेपर का सवाल बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ही ज़्यादा पूछता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। देख लीजिए कौन कौन सा सवाल पूछा गया था। 50 में से 50 नंबर आने का चांसेस है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता है 1 नंबर से लेकर क्वेश्चन में 30 तक क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है 30 सवाल। उसके बाद देखिए हमारा 2 नंबर वाला 31 नंबर वाला सवाल क्या पूछा था, तो भारतीय इतिहास के स्वर्ण काल के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो आपको आंसर क्या लिखना है, गुप्त काल। भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य लगभग 320 से 550 ईस्वी के दौरान कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन में अभूतपूर्व प्रगति हुई, जिसके कारण इस अवधि को अक्सर भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के रूप में अगर आपसे सवाल पूछे तो आपको इसका आंसर ये लिखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 32 में क्या पूछा था, प्रतिशतात्मक से आप क्या समझते हैं। तो ठीक है, देखिए पुरुष प्रधान ऐसा कोई भी सामाजिक व्यवस्था जो पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिशतात्मक बोलते हैं। देखिए, प्रतिशतात्मक एक ऐसी सामाजिक संरचना है जिसमें पुरुषों को प्राथमिकता शक्ति दिया जाता है, पुरुषों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, ज़्यादा पावर दिया जाता है, और वे राजनीतिक नेतृत्व, नैतिक अधिकार, सामाजिक विशेष अधिकार और संपत्ति के नियंत्रण के क्षेत्र में प्रमुख होते हैं। तीसरा देखिए 33 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछेगा, गोत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, गोत्र के बारे में अगर पूछेगा तो लिखिएगा वंशानुगत वंश होता है। भारतीय परंपरा में गोत्र का अर्थ होता है एक सामान्य पूर्वज से उत्पन्न वंश या परिवार की रेखा से। ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो विशेष रूप में ब्रह्मवादी परंपरा में यह विवाह नियमों और सामाजिक पहचान का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 34 में क्या बोल रहा है, दीपवंश और महावंश में अंतर बताइए। तो लिखेंगे दीपवंश और महावंश दोनों ऐतिहासिक ग्रंथ श्रीलंका से संबंधित है। किससे संबंधित है, श्रीलंका से। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, जो प्राचीन सिंहली इतिहास और बौद्ध धर्म के प्रसार का विवरण प्रदान करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, भक्ति आंदोलन का प्रसार बताइए। सभी सवाल आपको पूछा गया है। स्वामी रामानंद क्या बोल रहा है, भक्ति आंदोलन के को दक्षिण भारत में उत्तर भारत लाने का श्रेय मुख्य रूप से स्वामी रामानंद को दिया जाता था। किसको बोल रहा है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का जो मुख्य श्रेय जो दिया था स्वामी रामानंद को दिया था, जिन्होंने भक्ति को सभी के लिए सुलभ बनाया गया था, उन्होंने उसको प्रचार किया था, प्रसार किया था। अब देखिए गोपुरम क्या है, ये भी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए गोपुरम मतलब क्या होता है, मंदिर का प्रवेश द्वार होता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव में भी आपका काम आ जाएगा। गोपुरम जो दक्षिण भारतीय मंदिरों के विशाल और अलंकृत प्रवेश द्वार होते हैं, जो मंदिर परिसर की बाहरी दीवारों पर स्थित होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, पहले यूरोपीय यात्री के बारे में अगर सवाल पूछेगा तो याद रखिएगा, भारत में पहले यूरोपीय जो पुर्तगाली थे, जब वास्को डी गामा 1498 में कालीकट कोझीकोड पहुंचा था। ठीक है, इस टाइप का सवाल आया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 38 में क्या पूछा था, साइमन कमीशन का विरोध। भारतीय सदस्यों की अनुपस्थिति, भारतीय ने साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया क्योंकि यहाँ एक 7 सदस्य आयोग का एक भारतीय सदस्य नहीं था। कहने का मतलब जो एक 7 जो सदस्य आयोग हुआ था उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे भारत में संवैधानिक सुधारों को निर्धारित करने का काम सौंपा गया था। अब आगे देखिए क्वेश्चन में 39 क्या बोल रहा है, मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का कारण बताइए। तो लिखेंगे मगध के शक्तिशाली होने के कई कारण थे। पहला हमारा भौगोलिक स्थिति, यह गंगा और सोन जैसी नदियों के किनारे स्थित था, जो कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते थे और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण रखते थे। दूसरा कारण लिखिएगा संसाधन, मगध के पास लोहे के खदानें थी, जिससे मजबूत हथियार और कृषि उपकरण बनाना आसान था। और तीसरा मजबूत नेतृत्व, बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली शासकों ने विस्तारवादी नीतियां अपनाई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, स्तूप उद्देश्य और निर्माण के बारे में बोल रहा है। तो स्तूप का निर्माण और उद्देश्य निम्नलिखित था। लिखेंगे सबसे पहले उद्देश्य लिखेंगे, तो स्तूप जो है बौद्ध धर्म में, देखिए स्तूप किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म में पवित्र ग्रंथों का चिन्हित करते थे और बुद्ध या अन्य पवित्र भिक्षुओं का अवशेषों को संक्षिप्त करते थे। नेक्स्ट देखिए क्या बोला, निर्माण, तो इन्हें ईंटों और पत्थरों का उपयोग करके गुंबद के आकार का बनाया जाता था, जिससे अक्सर एक केंद्रीय कक्ष होता था जहां अवशेष रखे जाते थे। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, अल बिरूनी और भारत यात्रा। तो बोल रहा है अल बिरूनी के बारे में विवरण कीजिए। तो बोल रहा है कौन था सबसे पहले, तो अल बिरूनी 11वीं सदी का एक प्रसिद्ध विज्ञान और यात्री था, जो महमूद गजनवी
के साथ भारत आया था। दूसरा पॉइंट यहाँ लिखना, उद्देश्य लिखेंगे तो भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति, विज्ञान, दर्शन और विशेष रूप से खगोल विज्ञान का अध्ययन करना था। आगे यदि हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल, खानकाह का अर्थ क्या होता है? तो खानकाह का मतलब एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सूफी संत रहते थे, ठीक है, और अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। यह आध्यात्मिक मार्ग और समुदाय की गतिविधियों का केंद्र होता है। इसका मतलब होता है एक जमीन का टुकड़ा जहाँ लोग रहता था। आगे देखते हैं, बोल रहा विजयनगर साम्राज्य का पतन बताइए। तो विजयनगर साम्राज्य देखिए, विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 में तालीकोटा के युद्ध के दक्कन सतलतन के संयुक्त गठबंधन के हार के बाद हुआ, जिसे शहर के बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन, मुगल काल में सिंचाई के साधन बताइए। तो मुगल काल में सिंचाई का मुख्य साधन नहरी, कुएं, तालाब और रहट जैसे आपका पर्शियन व्हील थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, स्थायी बंदोबस्त की विशेषता। तो बोल रहा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा पेश की गई स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं थी। पहला, जमींदारों को भूमि का मालिक माना जाए। दूसरा, राजस्व की दर को स्थायी रूप से निश्चित कर दिया जाए। तीसरा, जमींदारों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर कंपनी को राजस्व जमा करना पड़ता था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं बताइए। तो भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहले, केंद्र के पास अधिक शक्तियां होना, जैसे समवर्ती सूची पर अधिकार, एकल नागरिकता होना। उसके बाद क्या बोल रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होना और आपातकालीन प्रावधान जो राज्य सरकारों के केंद्र अधीन कर देते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रसार का विस्तार का वर्णन करिए। तो लिखेंगे, भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। इसके प्रमुख निम्नलिखित है। सबसे पहले लिखेंगे सामाजिक सुधार। इस आंदोलन में जाति पाति, छुआछूत, अंधविश्वास की चोट पर समानता का संदेश दिया। उसके बाद लिखेंगे सांस्कृतिक एकता, क्षेत्रीय भाषाओं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी के विकास, जन सामान्य की एकता की भावना जागी। उसके बाद लिखेंगे धार्मिक उदारता, इसने ईश्वर की भक्ति और प्रेम की सरलता से जोड़ा, जिससे जटिल कर्मकांडों का महत्व कम हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अबुल फजल कौन था और मुगल दरबार में उसका महत्वपूर्ण योगदान क्या था? 48 में क्वेश्चन पूछा था। लिखेंगे, अबुल फजल सम्राट अकबर के दरबारी कवि, इतिहासकार और नवरत्नों में से एक था। पहले योगदान लिखेंगे, उन्होंने अकबरनामा नामक विस्तृत ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा, जिसका तीसरा भाग आईने अकबरी मुगल प्रशासन और संस्कृति का प्रमुख स्रोत था। विचारधारा, उन्होंने अकबर की नीति सुलह ए कुल सार्वभौमिक शांति को वैचारिक आधार प्रदान किया, जो राजा को दिव्य प्रकाश से युक्त किया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम हुए हैं, इसके राष्ट्रवाद का विकास कैसे किया? तो उत्तर में लिखेंगे परिणाम, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। दूसरा लिखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने देसी राजाओं के प्रति अपनी नीति के बदलाव किया और सेना का पुनर्गठन किया। अब विकास, राष्ट्रवाद का विकास लिखेंगे तो यह विद्रोह भारतीयों के लिए एक साझा संघर्ष की याद बना, जिसे भविष्य में स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा के कार्य किया। उसके बाद लिखेंगे, इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सामूहिक प्रतिनिधित्व का भावना को जन्म दिया। अब नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के भाषा विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला? तो लिखेंगे, संविधान सभा में भाषा विवाद को हल करने के लिए निम्नलिखित रास्ता निकाला, मध्यवर्ती में बीच वाला रास्ता। सबसे पहले बोल रहा है हिंदी को भाषा की राजभाषा घोषित कर दिया जाए, राष्ट्रभाषा नहीं। अंग्रेजों को आधिकारिक उद्देश्यों के लिए 15 वर्षों तक जारी रखने की अनुमति दी जाए। उसके बाद बोल रहा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करके उन्हें मान्यता दी जाए। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे कैसे? तो लिखेंगे, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम प्रतापी शासक थे। सबसे पहले उसके पास सैन्य विजय था। उन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा और उड़ीसा के शासकों को हराकर साम्राज्य का विस्तार किया। उसका कला और संस्कृति देखिए, उसने शासनकाल में तेलुगु और संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग था। वे स्वयं विद्वान थे और उनके दरबार में अष्टदिग्गज 8 महान कवि थे। प्रशासन और विकास देखिए, उन्होंने सिंचाई के लिए तालाब बनवाए, हम्पी के लिए विट्ठल स्वामी और हजार राम मंदिर जैसे भव्य निर्माण करवाए। नेक्स्ट सवाल हमारा देखिए, महात्मा गांधी जी का नमक सत्याग्रह का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव है? ये हमारा लास्ट सवाल था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लिखेंगे, गांधी जी का नमक सत्याग्रह 1930 का गहरा प्रभाव पड़ा। क्या ऐसे कर सबसे पहले लिखेंगे जन आंदोलन, इसमें आम जनता को स्वतंत्रता संग्राम में सीधे भाग लेने के लिए प्रेरित किया, जिसे महिलाओं ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। नेक्स्ट लिखेंगे, ब्रिटिश सत्ता की चुनौती, इसने ब्रिटिश शासन की वैधता को चुनौती दी और देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की।
लिखें अंतर्राष्ट्रीय ध्यान क्या? इस आंदोलन ने दुनिया भर का ध्यान भारत की आज़ादी की मांग की ओर खींचा। तो इसमें आपको टोटल 50 सवाल 52 तक क्वेश्चन आपका था, तो सभी आपका 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर बता दिए। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।